इमरान खान और तहरीक इंसाफ की आज़ादी मार्च का आगाज़ लगता है कि पेशावर से होगा 25 तारीख के बाद। 25 और 29 मई के दरमियान पूरे पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च का एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा और इसका हतमी फैसला और हतमी तारीख और हतमी लाहे अमल हमारे सामने आएगा जब तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की मीटिंग पेशावर में होगी 22 तारीख संडे को। इन सब चीज़ों को हमें पता चला आज जब इमरान खान साहब ने एक बहुत अजीम शान पावर शो किया मुल्तान शहर में, जो सराइकी तहजीब का गहवरा है और सराइकी बेल्ट और मुल्तान शहर की तारीख जो 5000 साल से मुसलसल चलने वाला कायम व दायम ये शहर है। ये गालिबन इस शहर की तारीख का सबसे बड़ा सियासी इज्तिमा था। इंसानों का सबसे बड़ा ये हजूम और इज्तिमा आज मुल्तान में देखने में आया, जहाँ इमरान खान साहब ने इन तमाम चीज़ों का ऐलान किया। कुछ अल्फाज ज़रूर कहने चाहिए मुल्तान के हवाले से। जैसा कि मैंने कहा कि मुल्तान सराइकी तहजीब का गहवरा है, सराइकी तहजीब का जो मॉडल और लीडिंग शहर है वो मुल्तान है। जिस तरह सेंट्रल पंजाब का लीडिंग शहर लाहौर है और जिस तरह से पोठावार की तहजीब का लीडिंग शहर रावलपिंडी है। लेकिन लाहौर के मुकाबले में जिसकी लिविंग हिस्ट्री 1000, 1200, 1500 साल की है, मुल्तान बहुत ही कदीम शहर है। ये 5000 साल से मुसलसल चलने वाली तहजीब का ये शहर है और हिंदुस्तान पाकिस्तान में, बड़े सगीर हिंदुस्तान पाकिस्तान में गालिबन जो लिविंग सिटीज़ हैं उनमें सबसे पुराने जो 3-4 शहर हैं उनमें मुल्तान का शुमार होता है। 3000 साल यानी आप कह रहे हैं कि 300 साल कबल मसीह जब अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है सिकंदर आज़म, उसको जो ज़ख्मी वो हुआ था शदीद, वो मुल्तान के करीब ही एक शहर, एक किले में हुआ था। जब सिकंदर ने खुद ये फैसला किया कि वो शहर की फसीलें जो गिर नहीं रही थी वहाँ वो हमला आवर हुआ, वहाँ वो शदीद ज़ख्मी हुआ, उसकी अपनी ज़रा के टुकड़े जो हैं उसके कंधे में चले गए थे और फिर बाद में बुखार से उसकी डेथ हुई जब वो वहाँ से सेंट्रल एशिया के रास्ते उसने एग्ज़िट किया। के बाद ये लड़ाई जो है ये जेहलम में राजा पोरस के साथ जो लड़ाई हुई थी ये उसके बाद की लड़ाई है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। तो मुल्तान एक लिविंग सिटी है। ये वो शहर है जो सराइकी बेल्ट का वो ये सेंटर है जो बेसिकली अगर इसकी तारीख देखें, इसका जोग्राफिया देखें तो सराइकी बेल्ट की जो कल्चर है, उसका जो तमद्दुन है, उसकी जो तहजीब है वो मर्ज कर जाती है सिंध की तारीख के साथ, सिंध के कल्चर के साथ, सिंध की तहजीब के साथ। और ये तहजीब जो है ये सेंट्रल पंजाब की तहजीब से मुख्तलिफ है। ये एक सॉफ्टर कल्चर है। यहाँ खानगाहें हैं, यहाँ पीर हैं, यहाँ एक डिफरेंट किस्म का सिलसिला जो है वो देखने में आता है। यहाँ के जो तमाम परसेप्शंस हैं, यहाँ की सियासत भी मुख्तलिफ है, यहाँ की बोली भी मुख्तलिफ है, यहाँ की तारीख भी मुख्तलिफ है, यहाँ का क्यूज़ीन जो है वो भी मुख्तलिफ है, यहाँ का लिबास, यहाँ का ड्रेस जो है वो भी मुख्तलिफ है। तो ये वो शहर है जहाँ इमरान खान साहब ने अब से चंद घंटे पहले अपनी जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया था जलसों का, उसका ये आखिरी जलसा था, इख्तितामी जलसा था जहाँ उन्होंने ये अहम ऐलानात किए। अब हम देख लें कि उन्होंने चीज़ें क्या कही हैं। यहाँ पे अपना जो बयानिया उनका मुसलसल चल रहा है, जो उनका मार्च से जो बयानिया उनका चल रहा है, जब से अदम एतमाद की जो मूवमेंट आई है, तहरीक आई थी, उस वक़्त से जो बयानिया उनका मुसलसल चल रहा है, उसी बयानिए को उन्होंने रीइंफोर्स भी किया, उसे दोहराया भी, उस पर उन्होंने एम्फसाइज़ भी किया और उन्होंने पाकिस्तान की जो हकीकी सॉवरेनिटी है, जो हकीकी आज़ादी है, उस तासर को उन्होंने मज़ीद मजबूत किया। लेकिन और भी उन्होंने चंद नई बातें की, उसकी तरफ भी आता हूँ। मैं ये थोड़ा सा ये एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ कि ड्रोन स्ट्राइक्स जिसका वो हमेशा जिक्र करते हैं, मुझे आज उनकी बात सुनते हुए ये एहसास हो रहा था कि ड्रोन स्ट्राइक्स की एग्ज़ाम्पल को लेकर पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी लोगों की हाकमियत और सॉवरेनिटी के शऊर और उसके तसव्वुर को और उसके एहसास को जिस तरह से इमरान खान साहब ने उजागर किया, हमने इसे कभी खुद इस तरह से पहले महसूस नहीं किया। इस मुल्क में जब 2004 से अमेरिका ने 2004 से लेकर 2014 तक 13 तक जो 400 से ज़्यादा ड्रोन स्ट्राइक्स की, हमने उन्हें तस्लीम कर लिया। हमने उस वक़्त अपने जहनों में ये सोचा कि अमेरिका की ये ज़रूरत है, शायद अमेरिका की एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ये अमेरिका की, जो अमेरिका ड्रोन स्ट्राइक्स करता है। हमें ये एहसास दिलाया गया उस वक़्त कि हमारे
हुक्मरानों ने, जो सियासी भी थे और गैर सियासी भी थे, उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक्स को डिफेंड किया। पाकिस्तान के अंग्रेज़ी के अखबारात ने, वहाँ के इदारियों ने, लिखने वालों ने भी इसको डिफेंड किया। पाकिस्तानी कमेंटेटर्स ने भी ड्रोन स्ट्राइक्स को डिफेंड किया। पाकिस्तान के इदारों ने भी बदकिस्मती से ड्रोन स्ट्राइक्स को डिफेंड किया। और ऐसा लगा कि अमरीकियों के पास एक मंतक है, एक लॉजिक है, शायद ड्रोन स्ट्राइक्स के बगैर अमरीका की जो जंग थी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, वो कामयाब नहीं हो सकती थी। लेकिन ड्रोन स्ट्राइक का जो सबसे बड़ा अलमिया है, उसका जो बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल फेलियर और डिफेक्ट है, वो ये था कि वहाँ पर एक्यूज़र जो है, इल्ज़ाम लगाने वाला, इन्वेस्टिगेट करने वाला, प्रोसिक्यूट करने वाला, जज और जूरी, वो सब पांचों जो कैरेक्टर्स एक लॉ के प्रोसेस में होते हैं, एक इंसाफ के निज़ाम के अंदर जो 4-5 मुख्तलिफ उसके फैक्टर्स होते हैं, उसके पहिए होते हैं, वो सब एक ड्रोन स्ट्राइक में एक नौजवान अमेरिका में निकर पहन के कहीं अटलांटा के अंदर वही वहाँ बैठ के फैसला करता था कि उसको क्या करना है। यही वजह है कि ड्रोन स्ट्राइक्स शादियों पे भी हो गई, मातमों पे भी हो गई, फ्यूनरल्स पे भी हो गई, मैरिजेस पे भी हो गई, क्योंकि हमारी ट्राइबल बेल्ट में लोग जो हैं वो एक शादी के वक्त में वो और हथियार तो वैसे ही कैरी करते थे। ड्रोन स्ट्राइक पे कंप्यूटर स्क्रीन से देखने वालों को जो मुबहम वहाँ पर नज़र आती थी चीज़ें, उन्होंने उनके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स कर दी। यही वजह है कि ऐसा भी हुआ कि 80 या 100 लोग जो हैं वो एक ड्रोन स्ट्राइक में मारे गए, जो दर हकीकत किसी मातम या फ्यूनरल का हिस्सा थे या किसी शादी की जो जगह थी उसका हिस्सा थे। और ये वो चीज़ है, ये वो एहसास और तसव्वुर है जिसे इमरान खान साहब ने बहुत शिद्दत से वाज़े किया है, इसे वो उठा के सामने ले आए और आज मुझे बाकायदा इसके हवाले से फ़ील हुआ। लेकिन आज उन्होंने कुछ नई बातें भी की। एक तो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को उन्होंने बड़े डिफेंसिव पे डाला, ये एहसास दिला के कि उनकी तकरीरें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के बारे में ही होती हैं। ये एक हकीकत है बदकिस्मती से कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जहाँ बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत आर्टिकुलेट हैं, बड़ी उनकी जोश ख़ताबत है, उनकी सारी जोश ख़ताबत जो होती है 99% या 90-95% वो सिर्फ़ इमरान खान की ज़ात के हवाले से होती है। और उन्होंने ये भी कह डाला कि आप तो लगता है कि ऑब्सेस्ड हैं मेरे से, और शायद आपके कहीं ऐसा ना हो कि आपके खामन जो हैं कैप्टन सफदर, उनको इस पे एतराज़ हो। लेकिन ज़्यादा बड़ा, इससे भी ज़्यादा बड़ी जो जुगत है वो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कसी, जब उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में हमेशा ये बताया गया कि वो सुपर एफिशिएंट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एफिशिएंसी उनकी है, वो सुबह 7 बजे उठ जाते हैं। उन्होंने कहा मेरा तो माली भी सुबह 6 बजे उठ जाता है, इसका पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये तो बड़ा पेचीदा किस्म की चीज़ है जिस पर बहुत सोच समझ के इंटेलिजेंट और मरबूत किस्म के फ़ैसले करने हैं। कहाँ है आपकी डिसीजन मेकिंग? अब आपको तो 6 हफ्ते आपकी हुकूमत को हो गए, कहाँ है आपकी वो डिसीजन मेकिंग जिसमें पाकिस्तान के इकनॉमिक चैलेंजेस का आप मुकाबला कर सकें, सूरत हाल को बेहतर कर सकें? और उन्होंने कहा कि दिली ख्वाहिश तो मेरी ये है, होना तो ये चाहिए कि हम इनको इसी इकनॉमिक क्राइसिस में रहने दें, रखने दें, ताकि इनकी सियासत मज़ीद गंदी हो, ख़राब हो। लेकिन अब पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की हाकमियत को, पाकिस्तान की रियासत को हमें बचाना है, इसलिए जो है कि हमें इलेक्शन की डेट मिले, ये असम्बलियाँ ख़त्म हो, ये जो कहानी सारी चल रही है इसको किसी एंड पे आना चाहिए। आज जो जलसा जो था इसके बारे में ये कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, एक प्रोफेशनल कमेंट है। आप देखें कि इसकी फुटेज आप देखें, मैं चाहता हूँ कि बार बार आप इस फुटेज पे देखें कि मुल्तान के का जो ये अजीम शान इज्तिमा है, और इससे पहले लाहौर में क्या हुआ, जो कराची में अजीब इजला था, जो पेशावर का था, जो कोहाट का था, जो मर्दान का था, तो हर जगह आपको एक ड्रोन का ओवरव्यू मिलता है जिससे आपको एहसास होता है कैसे तहद्दे नज़र जो है इंसानों का एक हजूम आपको नज़र आता है। फैसलाबाद में आप देखते हैं और बहुत सी और जगहों पे कि सिर्फ जलसा गाह नहीं है, जलसा गाह के बाहर भी तहद्दे नज़र जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, वो लोगों से भरी पड़ी। और हमने एक दिन पहले देखा कि जब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का जलसा था सरगोदा में, अच्छा जलसा था, बड़ा जलसा था, बड़ा हजूम था, बड़ा मजमा था, लेकिन आपने देखा कि 30 टेलीविज़न चैनल्स जिन्होंने मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का ये उनका जो जलसा है वो दिखाया, उनमें से किसी ने भी ड्रोन उसका व्यू हमें नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ कैमरे को एक नैरो लेंस के ज़रिए, जिसमें कैमरे को नैरो ओपनिंग उसकी करते हैं, वो करके दिखाया, जिसमें आपको लगता था कि बहुत ही थिक क्राउड है। और एक कोई पीटीआई के जाला है, उमर या उमैर, उसने एक ट्वीट किया जो मैंने रीट्वीट किया था, उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग फुटेज लगी है कि आप देखते हैं कि जब ड्रोन फ्लाई करता है, वो ड्रोन फ्लाइट कहाँ से आ गई उनके पास, तो पीछे की तरफ फ्लाई करता है, तो आप देखते हैं कि वहाँ से जलसा गाह जो है वो, उसमें आपको स्पेसेस नज़र आने लगती हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि PMLN की गढ़ जो है, सियासत का जो गढ़ है, वो पंजाब था, सेंट्रल पंजाब था। लेकिन अब जो सियासी तब्दीली आई है गुज़श्ता चंद हफ्तों में या शायद चंद महीनों में, उसमें ख़ास करके चंद हफ्तों में, उसमें ये अब तासर लगता है कि तहरीक इंसाफ अब बहुत शिद्दत से
बहुत इंटेंसिटी से सेंट्रल पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर पेनिट्रेट कर चुकी है, उसकी मकबूलियत में बेतहाशा इजाफा हुआ है। यही वजह है कि जो जलसे इमरान खान साहब कर रहे हैं सेंट्रल पंजाब के अंदर, वो मरीम नवाज साहिबा के जलसे जो अच्छे हैं, जो बड़े हैं साइज़ में, पीपल्स पार्टी तो उनके करीब नहीं फटकती जिस किस्म के जलसे मरीम नवाज करती हैं, जितने बड़े क्राउड्स को वो पुल करती हैं, जो वो जोश खताबत लेकर आती हैं, उसके करीब बिलावल या पीपल्स पार्टी का कोई लीडर जो है नहीं आ सकता। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो इज्तिमा हैं वो मरीम नवाज साहिबा के इज्तिमा से बहुत बड़े हैं, जो शो करता है कि सेंट्रल पंजाब में भी अब PMLN की इस वक्त कम अज़ कम सूरत हाल वो नहीं है जो कभी उनकी हुआ करती थी। अब जो अनटेस्टेड फैक्टर है वो खुद नवाज शरीफ हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। ये नहीं पता कि जब वो आएंगे तो शायद वो पहले की तरह क्राउड्स को अट्रैक्ट कर सकें जैसे वो किया करते थे, या वो भी अब नहीं कर सकेंगे। शायद उनकी भी सियासत में फ़र्क पड़े, लेकिन ये एक अनटेस्टेड फैक्टर है जिसका हमें ठीक तरह से नहीं पता। एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि आज हम देखते हैं कि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने शायद कहा भी है और उन्होंने ट्वीट किया है कि राना सनाउल्लाह को चाहिए कि इमरान खान जो हैं उनसे एविडेंस मांगे, उनकी वीडियो मांगे कि उन पे जो कातलाना हमले की साजिश का शोशा जो इमरान खान साहब ने छोड़ दिया है उसकी हकीकत क्या है, और इमरान खान साहब को बेनकाब करने की ज़रूरत है। बिकॉज मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ये समझती हैं कि इमरान खान साहब ये सियासत कर रहे हैं, लोगों की हमदर्दी हासिल करना चाह रहे हैं, कि उन्होंने अपनी मकबूलियत के लिए ये शोशा छोड़ दिया। लेकिन अब से चंद घंटे पहले हमारे सामने खबर आई कि आला हुकाम ने डॉक्टर शहबाज गिल जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं इमरान खान के, उनको कन्वे किया कि इमरान खान की ज़िंदगी को एक बहुत शदीद ख़तरा है। थ्रेट अलर्ट को फॉर्मली कन्वे किया गया, जिसमें कहा गया कि इमरान खान साहब के ऊपर हमला फायरिंग की शक्ल में हो सकता है, उनके ऊपर ये बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, और उनको जो वो हेली से लैंड करते हैं उसके बाद उनकी गाड़ी जाती है जलसा गाह की तरफ, उसके दरमियान भी हमला हो सकता है। ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब के करीब जलसा गाह में गैर मुतालिका जो इर्रेलेवेंट लोग हैं उनको उन तक एक्सेस नहीं होनी चाहिए उनके स्टेज के ऊपर। ये भी कहा गया कि जहर भी दिया जा सकता है। पर ऐसा लग रहा था कि सारी जिम्मेदारी जो है वो आला हुकाम ने डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर ही डाल दी है इमरान खान की ज़िंदगी बचाने के लिए। इस हवाले से मैंने चंद घंटे पहले एक वीलॉग किया था, लेकिन वो वीलॉग जिस वक्त मैंने रिलीज़ किया उस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उस वक्त उनका जलसा शुरू हो चुका था, उनकी अपनी तकरीर शुरू हो चुकी थी। उस वीलॉग को आप में से बहुत कम लोगों ने देखा है, वो एंड स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा। उसमें मैंने बहुत डिटेल दी है कि ये जो थ्रेट अलर्ट दी गई है हमारे इदारों की तरफ से, डॉक्टर शहबाज गिल को कन्वे की गई है, ये बताया गया है, ये कह के हमारे जो इदारे हैं, हमारी जो एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस की हों या लॉ इन्फोर्समेंट की हों, उनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ना सिर्फ पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, बल्कि वो इस वक्त पाकिस्तान की कौम के सबसे अहम सियासी लीडर हैं, जिनकी पार्टी और उनकी जो है वो 3 सूबों में प्रेजेंट है, और वो पाकिस्तानी डायस्पोरास को भी कनेक्ट करते हैं। और यूँ इमरान खान साहब पाकिस्तान की कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री की सबसे अहम शख्सियत हैं। उनकी ज़िंदगी का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ करना जो है वो पाकिस्तान के रियासती इदारों और इंटेलिजेंस की ज़िम्मेदारी है। ये PTI की प्राइवेट एजेंसी जो है, जो उन्होंने एक सिक्योरिटी एजेंसी हायर की हुई है जिसके गार्ड्स हमें नज़र आते हैं, ये महज उसकी ज़िम्मेदारी नहीं हो सकती। इंटेलिजेंस की ज़िम्मेदारी है कि इमरान खान जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और नज़र आ रहा है कि वो दोबारा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, उनका डिफेंड करना, उनकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करना जो है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और कौमी सलामती और सिक्योरिटी के जो इदारे हैं वो उनकी ज़िम्मेदारी है। ये नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट है, और इसे कोई अपना अलर्ट दे के ये ना समझे कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी थी, जैसा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ 2007 में हुआ, जब बाद में लोग ये कहते रहे कि जिनको वार्न किया था कि आप लियाकत बाग के जलसे में ना जाएं बिकॉज वहाँ आपको ख़तरा है, लेकिन वो चली गई, उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया। ये बात जो है वो नहीं होनी चाहिए। पर उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए अगर आपको मौका मिलता है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने, अब यहाँ पर हम 2 चीज़ें देख रहे हैं। एक तरफ हमें मीडिया बता रहा है कि नवाज शरीफ साहब का एक सिग्नल आ चुका है, वो गालिबन शहबाज शरीफ साहब से इस हवाले से एक दिन पहले बात भी कर चुके हैं, और वो ये चाहते हैं कि हफ्ते के अंदर अंदर असम्बलियाँ जो हैं वो डिज़ोल्व हों। उससे पहले जो इलेक्टोरल रिफॉर्म करनी है और नैब के हवाले से जो फैसले करने हैं वो असम्बली के करंट सेशन से फौरी तौर पर किए जाएँ और असम्बलियाँ डिज़ोल्व हों और इस मुल्क को एक इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये चीज़ डिस्कस ज़रूर हो रही है टेलीविज़न चैनल्स पे, इसकी कोई मुसद्दिका इन्फॉर्मेशन और कोई सरकारी तौर पर कोई फॉर्मल तौर पर इसका ऐलान जो है वो PMLN के किसी लीडर की तरफ से नहीं हुआ है, ना टेलीविज़न पे हुआ है, ना किसी ट्वीट में हुआ है। जो चीज़ हम देख रहे हैं वो ये कि शहबाज शरीफ साहब ने जब आज इलेक्शन, जो चीज़ हम देख रहे हैं वो ये कि जब इलेक्शन कमीशन से 25 PTI के मनहरफ अरकान की
डी सीटिंग का फैसला हुआ तो उसके फ़ौरन बाद मोहतरमा मरीम औरंगज़ेब साहिबा जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि इससे हमजा शहबाज की हुकूमत नहीं गिरेगी, क्योंकि उनके पास अभी भी 177 लोग हैं। और फिर हमने देखा कि अब से चंद घंटे पहले शहबाज शरीफ साहब ने कराची में बिजनेसमैन से जो मुलाकात की, जिसमें अकील करीम देदी साहब भी, ज़ुबैर मोती साहब भी वहाँ पे थे। और वहाँ पर उन्होंने लग ये रहा था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये एहसास दिलाना चाहते हैं बिजनेसमैन को, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, कि मेरी हुकूमत कहीं नहीं जा रही। और उन्होंने बड़ी लॉन्ग टर्म किस्म की प्लानिंग की, फ्यूचरिस्टिक उन्होंने वहाँ पे बातें की। और बात है कि अक्सर बातें जो उन्होंने की वो हकीकत में मबनी नहीं थी। उन्होंने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी बदकिस्मती से एक इम्पोर्ट ड्रिवन इकॉनमी बन चुकी है। वहाँ पर सवाल उठता है कि 1985 से लेकर अब तक की जो तारीख गुजरी है 2018 की, उसके दरमियान कम से कम 25 बरस तक शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी पाकिस्तान की हुकूमतों का फेडरल लेवल पर या सूबाई लेवल पर उसका हिस्सा रहे हैं, मुशर्रफ के 8 बरसों को छोड़ के। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए क्या किया? और क्या वजह है कि 2013 से 2018 की जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उसमें एक्सपोर्ट्स में शुरू में बहुत कमी हुई और बहरहाल इजाफा बिल्कुल भी नहीं हो सका। बिकॉज पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब गई थी 2013 में तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $25 बिलियन को से क्रॉस कर चुकी थी। और फिर उनमें बहुत तेज़ी से जो है उन एक्सपोर्ट्स में कमी आई, जिसकी एक वजह ये भी थी कि डॉलर के रेट को आर्टिफिशली तौर पे कम रखा गया, उसकी नेचुरल जो डिवेल्यूएशन थी रुपये की उसको भी रोका गया, लेकिन एक्सपोर्ट्स पे कोई तवज्जो नहीं दी गई। और शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी इंपोर्ट्स हैं वो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स की हैं, हमें इसे तब्दील करना है। फिर वही सवाल है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा हिस्सा तो उस वक्त भी हुआ जब एनर्जी के जो प्लांट्स लगाए गए, बजाय इसके कि डैम बनाए जाते 80 की दिहाई के बाद, ये हुकूमतें जो हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक के बजाय इसे कहते हैं थर्मल और इम्पोर्टेड फर्नेस ऑयल के ऊपर प्लांट खड़े कर दिए गए, जो बाद में LNG के प्लांट्स खड़े कर दिए गए। अब जो पाकिस्तान की $20 बिलियन की पेट्रोलियम और पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उसमें फर्नेस ऑयल भी है, उसमें पेट्रोल और डीजल भी है और उसके अंदर LNG भी है। तो क्या किया इन हुकूमतों ने इन चीज़ों के लिए? तो इसी तरह से उन्होंने जो भी बात की, एक्सपोर्ट्स के हवाले से, इम्पोर्ट्स के हवाले से, अपनी कारकर्दगी दिखाने की बात की, वीट की जो बात की, शुगर की जो बात की, वो सभी बातें जो हैं वो मज़क्का खेज़ हद तक जो है मुनाफ़क़त पे मबनी थी। क्योंकि जब वो वीट की बात करते हैं तो किसे ये मालूम नहीं है अवेयर सिटीजन्स में कि क्यों पाकिस्तान की वीट जो प्रोडक्शन है उसमें कमी इसलिए हुई कि शुगर केन की जो फसल है, जो उसकी जो कल्टीवेशन है, वो उन एरियाज़ में चली गई जो नहीं जानी चाहिए थी, जो वीट ग्रोइंग एरियाज़ थे। और फिर शुगर की सब्सिडी की जब उन्होंने बात की तो इमरान खान की हुकूमत में जो सब्सिडी शुगर को एक दफ़ा मिली वो बहुत कम थी उन सब्सिडीज़ के मुकाबले में जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में, PMLN की हुकूमत में सब्सिडीज़ दी गई। और फिर वहाँ पर जब इमरान खान के ज़माने में शुगर का क्राइसिस हुआ तो आपने देखा कि इमरान खान की हुकूमत ने उसमें कितने सख्त इक़दाम किए, इंक्वायरीज़ बिठाई गई। ये वही वजह थी जहाँ उनके अपने जो बहुत बड़े सपोर्टर थे जहांगीर खान तरीन, उनके साथ इमरान खान साहब जो हैं ही फेल आउट। और वही जहांगीर खान तरीन साहब का जो धड़ा था उसने फिर बाद में जो चूँकि नाराज़गी हुई उसकी वजह से इमरान खान साहब को सियासी तौर पर बहुत नुकसान उठाना पड़ा, कॉस्ट पे करनी पड़ी उसकी। और अब जो लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, आज डी-सीट हुए हैं, उसमें भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो जहांगीर खान तरीन ग्रुप की है, जो लोग वहाँ पे डी-सीट हुए। तो शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश तो ये की तासर कायम करने की कि उनकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही है। और एक दिन पहले डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब ने IMF से बात करते हुए भी यही एश्योरेंस दी कि ये गवर्नमेंट जो है वो कहीं नहीं जा रही है। और वाशिंगटन से भी हमें इत्तला मिल रही है कि वहाँ पर जो प्रेजेंट सेटअप को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा लॉबिंग की जा रही है। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर जो कराची में की उसमें ये तासुर देने की भी कोशिश की कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनके साथ नहीं खड़ी है, उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। और जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने अपने लाडले यानी इमरान खान को सपोर्ट की थी, उसका अगर अशर अशीर भी शहबाज शरीफ साहब को मिलता तो वो कायनात बदल देते, वो रॉकेट लॉन्च कर देते पाकिस्तानी इकोनॉमी का। इससे गलत तासर ये देने की कोशिश की जा रही है कि टॉप लेवल पे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन सारी इंडिकेशंस ये हैं कि वो सपोर्ट अभी भी उनको अवेलेबल है। सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत के बयानिए को बदल दिया है। उन्होंने एक ऐसा माहौल खड़ा किया है जिसमें पाकिस्तान की सियासत की डायरेक्शन, सोचने का अंदाज़ जो है, जो जहन है, जो दिलो दिमाग है, उन्हें इमरान खान साहब ने बदल दिया है। और शहबाज शरीफ साहब ऑफ कोर्स इसे एक्सेप्ट करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। तो अभी सिचुएशन है क्या?
सिचुएशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला 3 दिन पहले आया आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से, उसके बाद से कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इस किस्म की हुई हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस ले लिया FIA की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स का, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, उन पे पाबंदियाँ भी लगा दी और जो क्रिटिकल केसेस हैं करप्शन के, उसके रिकॉर्ड को कोर्ट्स के हवाले करने का भी कहा और पाबंदियाँ भी जो लगाई हैं, उससे भी एक पॉलिटिकल माहौल में और एक तब्दीली आने लग गई। ऐसा लगता है कि बर्फ़ पिघल रही है। फिर जो नवाज शरीफ, फिर ECP ने, इलेक्शन कमीशन ने जो फाइनली डीसीटिंग की, बादल न खास्ता ना दिल चाहते भी उनको डीसीटिंग करनी पड़ी। नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो बात हो रही है कि उन्होंने सिग्नल किया है कि इस हुकूमत से निकल जाना चाहिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए। उस इलेक्टोरल रिफॉर्म में बदकिस्मती से जो एक्सपैट पाकिस्तानीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका के, बरतानिया के, यूरोप के, मशरक़ वस्ता के, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के, उनके वोट के राइट को ख़त्म करने के लिए कोशिश की जा रही है। और फिर जो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने सरगोदा में और उससे पहले भी एक दफ़ा उन्होंने कहा कि इलेक्शन में जाने की उन्होंने बात की। इन तमाम चीज़ों को देख के मीडिया की जो स्पेकुलेशंस हैं वो यही हैं कि अब सूरत हाल असम्बलीज़ के टूटने और इलेक्शन की तरफ जा रही है। ये एक एनालिसिस है, ये एक स्पेकुलेशन है, ये एक ख़बर है, ये एक तासुर है, ये एक सेंस है। जैसे मैं भी शेयर करता हूँ, मुझे भी ये लग रहा है कि अब सेंस यही है कि सूनर और लेटर असम्बलीज़ में टूटना है और पाकिस्तान को एक अर्ली इंतखाबात की तरफ जाना है। गो इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कोई अपना हतमी तौर पे माइंड बना लिया है और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने जो ऐलानात किए हैं वो अहमियत के हामिल हैं। और जो आज़ादी मार्च है, अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने असम्बलीज़ तोड़ने का और इलेक्शन की तारीख देने का फ़ैसला ना किया, मुझे लग रहा है कि 22 तारीख तक या 25 तारीख तक, तो फिर अगला जो माइलस्टोन है पाकिस्तानी सियासत का वो पेशावर की कोर कमेटी की मीटिंग है तहरीक इंसाफ की, और फिर 25 तारीख के बाद किसी वक्त भी ये लॉन्ग मार्च जो है इस्लामाबाद की तरफ शुरू हो सकती है। और ये लॉन्ग मार्च जो है ये किसी एक शहर से नहीं होने लगी। इससे पहले पाकिस्तान में जब भी लॉन्ग मार्च हुई वो लाहौर से, किसी एक शहर से उनका आगाज़ होता था, लेकिन ये लॉन्ग मार्च एक प्रोसेस है जिस पे पाकिस्तान के 2 दर्जन शहर जो हैं लगता है कि शामिल होंगे। इमरान खान साहब ने आज बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी की, उनकी तकरीर का फ़र्क ये था कि आज उन्होंने बूट पॉलिश और फ़ौजी बूट की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने आज शोहदा की बात की। उन्होंने पाकिस्तानी शहीद जो हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और फ़ौज पाकिस्तान के शहीद हैं, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उनकी फैमिलीज़ की जो कुर्बानियाँ हैं, उनका ज़िक्र किया, उन्हें याद किया। उन्होंने वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ये भी कहा कि जब उनकी लॉन्ग मार्च शुरू होगी तो अफ़वाज पाकिस्तान की फैमिलीज़ की जो हैं वो भी उसका हिस्सा होंगी, पुलिस की फैमिलीज़ भी उसका हिस्सा होंगी, इंतज़ामिया और सिविल सर्विसेज की फैमिलीज़ भी उसका हिस्सा होंगी। तो उन्होंने तासुर दिया कि कौम जो है वो सारी उनके साथ खड़ी है, जो बहुत हद तक हकीकत भी है। तो अगला माइलस्टोन जो है हम देख ही रहे हैं, क्योंकि सेंस क्यों ये है कि हालात जा रहे हैं असम्बलीज़ की टूटे में, बिकॉज एक पॉलिटिकल डायरेक्शन जो है वो बन चुकी है और उस पॉलिटिकल डायरेक्शन का इख्तिताम जो है वो असम्बलीज़ के टूटने और इलेक्शन की तरफ हो सकता है। क्योंकि ऑप्शन तो अभी भी है शहबाज शरीफ साहब की इंतज़ामिया के पास कि वो एक क्रैकडाउन करे, लेकिन लग नहीं रहा। डायरेक्शन जो है वो असम्बलीज़ के टूटने और अर्ली इलेक्शन की तरफ हमें जाते नज़र आती है। अगला माइलस्टोन पेशावर का है, अगला दिन इंपॉर्टेंट संडे है, फिर इसमें मज़ीद बात करेंगे। थैंक यू सो मच।